बड़ी खबर उड़ीसा से आ रही है। उड़ीसा के धर्मगढ़ के उप कलेक्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। व्यवसायी से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। शिकायत के बाद उप कलेक्टर के आवास पर छापेमारी की गई और इस छापेमारी में घर से तकरीबन 47 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। हम आपको बड़ी खबर बता दें जो कि उड़ीसा से है। उड़ीसा के धर्मगढ़ की यह खबर है, जहां पर उप कलेक्टर जो है वो रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। कहा जा रहा है ये जो रिश्वत है ये तकरीबन 37 लाख रुपए के आसपास की है और जब आवास में छापेमारी की गई तब 47 लाख रुपए जब्त हुए। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता रंजीत जुड़ गए हैं। हम जल्दी से उनका रुख कर लेंगे। क्या खबर, क्या अपडेट है और ये पता कैसे चला कि उप कलेक्टर के घर पर 47 लाख रुपए रखे हुए हैं? जिस तरह से उप कलेक्टर को कल पकड़ा गया है उस पर मतलब वो पहले क्या कर रहे थे ना, वो बिजनेसमैन से वो कुछ अपना ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। उन्होंने 20 लाख की रिश्वत की मांग की थी और उस पर वो पहली किस्त वो 10 लाख देने के लिए गए थे, तभी उनको विजिलेंस में धर दबोचा है। और इसी सिलसिले में जब उनका घर में छापामारी की गई तो उनमें 47 लाख बरामद किए गए, जिसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से नोट उसमें बरामद किए गए हैं 47 लाख की। वो 2021 के मतलब ये IAS ऑफिसर है, बैठ के 2021 का IAS ऑफिसर बैठे और वो सब कलेक्टर के जगह काम कर रहे थे। सब कलेक्टर कलाहंडी में, वो धर्मगढ़ में काम कर रहे थे। ठीक है, तो रजनीकांत जी, तो इससे पहले कालाहांडी में भी काम कर रहे थे क्या? अभी क्योंकि उप कलेक्टर हैं तो इनका ट्रेनिंग पीरियड है, इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना में ये लिप्त रह चुके हैं? कोई खबर हो आपके पास कि पुलिस को पहले से भी इनपुट थी कि जहां जहां इनकी पोस्टिंग रही है वहां पर भी रिश्वतखोरी इन्होंने की है? नहीं, ये अभी तो ये उप कलेक्टर थे धर्मगढ़ में, जिनको रंगे हाथों पकड़े गए हैं और 10 लाख ले रहे थे। जो रिश्वत बिजनेसमैन से पहला किस्त ले रहे थे उसी समय उन्होंने धर दबोचा। और पहले, इससे पहले का तो कोई उनका कुछ डाटा अभी नहीं, अभी खंगाला जा रहा है कि इससे पहले वो कहीं से रिश्वत ले या इतने पैसे उनके घर से कैसे बरामद किए, उस पर अभी विजिलेंस अपनी जांच कर रही है। लेकिन आप देखते हैं जिस तरह से नोट जब उनको रंगे हाथों पकड़ा गया, उसी के तुरंत बाद ही जब उनका घर में जब छापामारी की गई तो इतने संख्या में उनके नोट जो बरामद किए गए 47 लाख बोली जा रही है, जो अभी विजिलेंस इसी सिलसिले में अपनी कार्रवाई करते हुए आगे की जांच कर रही है कि ये पहली बार है या पहले वो किसी से लिए या ये रिश्वत में कब से है। मगर ये है कि ये 2021 के बैच के सब कलेक्टर हैं और जो धर्मगढ़ में पोस्टिंग हुए थे सब कलेक्टर में, और धर्मगढ़ जो कलाहांडी जिले में है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीकांत जी। तो तमाम जानकारियां दे रहे थे। उड़ीसा की खबर है जहां पर उप कलेक्टर रंगे हाथों 47 लाख रुपए लेते पकड़े गए हैं। उनके घर से ये बड़ा अमाउंट, ये बड़ा कैश पकड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर गुजरात की आपको बता दें, यहाँ पर सूरत में एक मॉडल की आत्महत्या से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, अंजलि वर्मोरा नाम की मॉडल का शव उसके घर में पंखे से लटका हुआ मिला। आत्महत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती आशंका जो है वो प्रेम प्रसंग में जानलेवा कदम उठाने की ओर इशारा करता है। देखिए, सूरत पुलिस की ये सारी कवायद उस आरोपी को पकड़ने के लिए है जो बचने के लिए नदी में कूद गया था। उसे लगा कि अब वो पुलिस से बच जाएगा, लेकिन हाईटेक हो चुकी सूरत पुलिस ने ड्रोन को आसमान में उड़ा दिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में ड्रोन की मदद से सूरत पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। नदी में नाव पर मौजूद सूरत पुलिस की टीम को आरोपी के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद एक ओर से नदी में नाव से आरोपी को घेरा गया तो दूसरी ओर किनारे की तरफ भी सूरत पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए तैनात हो गई। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में आरोपी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और सूरत पुलिस की टीम ने उसे नदी किनारे धर दबोचा और फिर पुलिस इसे अपने साथ लेकर थाने चली गई। सूरत पुलिस ने जिस तरह आरोपी को पकड़ने में ड्रोन का इस्तेमाल किया उसकी हर ओर तारीफ हो रही है, क्योंकि इससे साफ हो गया है कि अभी तक जो अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंक। और देखिए, अगली खबर जो है वो एबीपी रिपोर्ट में दिल्ली की है। दिल्ली में रेप के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। देखिए क्या कुछ चल रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरी ये भीड़ उस गुस्से का सबूत है जो 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद लोगों के दिलों में है। ये गुस्सा उस आरोपी के खिलाफ है जिसने एक मासूम के साथ हैवानियत की
उसका रेप किया और बेरहमी से हत्या की। ये गुस्सा दिल्ली पुलिस के भी खिलाफ है, क्योंकि आरोपी अभी तक फरार है। जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इनकाउंटर करो, सीधे इनकाउंटर, देखते ही गोली मारो। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए 7 टीम बनाई है, जो लगातार आरोपी नौशाद की तलाश कर रही है। हर उस संभावित जगह पर दबिश डाल रही है जहां उसके होने का सुराग मिल रहा है या उसके छिपे होने की संभावना है। इस बीच कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और केंद्र सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, दिल्ली की बेटियों को न्याय चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह और उनकी 4 इंजन वाली सरकार को जवाब देना ही होगा। तो वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, तो फिर हमारी बेटियां असुरक्षित क्यों हैं? आप कब तक चुप रहेंगे? देश और दिल्ली को जवाब चाहिए। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली से ही है। आपको बता दें, बीती रात एक बड़ा हादसा दिल्ली में हो गया। दिल्ली में ई रिक्शा में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। ई रिक्शा में आग से तकरीबन 2 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के दर्दनाक हादसा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें, चार्जिंग के दौरान ई रिक्शा में आग लग गई। आग में 2 ई रिक्शा और 1 बाइक जलकर खाक होने का ये पूरा का पूरा मामला है। तो खबर हम आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली में ई रिक्शा में आग से एक बड़ा हादसा हो गया है। ई रिक्शा में आग से 2 लोगों की मौत की भी खबर है और ये पूरा मामला दिलशाद गार्डन का है। 11:32-33 की कॉल है और ये कोडी कॉलोनी दिलशाद गार्डन मकान में आग की कॉल मिली थी हमारे को। और सीन पे आए तो यहाँ ज़्यादा आग थी और हमने लाइन लगाई और तुरंत आग बुझाना शुरू किया। आग बुझाने के बाद देखा तो इसके अंदर 2 रिक्शा, 1 मोटरसाइकिल और 2 ब्राउन डेड बॉडी है। और यूपी के शामली में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, यूपी के शामली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसने एनकाउंटर के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश बीते मंगलवार को 32 लाख रुपए की लूट में शामिल थे। इन्होंने कारोबारी के ड्राइवर से 32 लाख रुपए लूटे थे और तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। जिसके सुराग मिलने के बाद पुलिस ने जब बहेड़ा गांव के रहने वाले मोहित और गौरव की गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। फायरिंग कर मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इनका पीछा किया और जवाबी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मोहित और गौरव के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने मौके पर बदमाशों से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस से भागते वक्त इनकी सफेद रंग की कार भी हादसे का शिकार हो गई, जिसकी तलाशी में लूट के 10 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान कार में 4 बदमाश सवार थे, जिनमें से 2 भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल आज यानी कि 9 जून को पूरा हो रहा है। अब इस तरह से उनकी सरकार के तकरीबन 11 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी इसे बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी बतौर भारत के प्रधानमंत्री आज 11वां साल पूरा कर रहे हैं। इन 11 साल में कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए, जिनके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। वो फैसले जिन्होंने हिंदुस्तान को नई पहचान दी। मैदान में भी गूंजती हैं और मिशन में भी। जब उन फैसलों का लेखा जोखा लेकर मोदी सरकार के 11 साल होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मीडिया से मुखातिब होंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 11 वर्षों की सरकार की तमाम बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा देंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में आज से 21 जून तक संकल्प से सिद्धि अभियान चलाएगी, जिसके तहत कस्बों, गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के नेता सीधे जनता तक पहुंचेंगे और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, और हमेशा लोगों को देश के साथ जोड़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार देश की सुरक्षा और देश का एक जो मजबूत इरादा अपनी समस्याओं के साथ लड़ने के लिए देश में लोगों का जज्बा खड़ा हो, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे नक्सलवाद के खिलाफ हो। तो इस प्रकार के
कार्यक्रमों को सामने रखते बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं। और इन 11 सालों में बीजेपी ने कौन सी योजनाएं चलाई हैं, जरा उस पर भी ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें, इन 11 साल में मोदी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं जिन्होंने देश की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाई है। आम आदमी की जिंदगी आसान करने और देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत अहम रोल निभाए हैं। जैसे जनधन योजना, तकरीबन 50 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गेम चेंजर बनकर उभरा है। आयुष्मान भारत योजना, 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख का मुफ्त में इलाज दिया गया है। जीएसटी लागू करना, टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाना। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब मध्यम वर्ग के लिए 4 करोड़ से अधिक का घर देना। उज्ज्वला योजना भी रहा है। ये 11 सालों में जो काम हुए उनमें उज्ज्वला योजना का योगदान भी बहुत अहम रहा है। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराया गया। मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर कदम है। रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। डिजिटल इंडिया सशक्त समाज के लिए डिजिटल लिटरेसी और ई सर्विसेज को बढ़ावा देता है। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे मध्यम कारोबारियों को आसान कर्ज मुहैया कराता है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 12 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। नमामि गंगे परियोजना, गंगा और सहायक नदियों की सफाई और उसके संरक्षण का तमाम काम। और देखिए, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कुछ खास अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने समंदर पर, रेत पर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को उकेर दिया और देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा है। देश के सबसे बड़े सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मोदी सरकार के 11 साल की कामयाबी को अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया। उन्होंने समंदर की रेत पर मोदी सरकार के 11 साल की कामयाबी उकेरी। 6 फीट ऊंचा सैंड आर्ट का नमूना तैयार किया, जिसमें मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को दर्शाया गया है, जिससे देश के लोगों को सरकार से मदद मिली और यही योजनाएं देश के विकास की सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। सुदर्शन पटनायक ने मोदी सरकार को समर्पित इस खास तोहफे को नाम दिया है मोदी युग के 11 साल। उन्होंने बताया कि इसे बनाने में 5 टन रेत का इस्तेमाल किया गया और इसमें उनके कला संस्थान के छात्रों ने भी पूरी मदद की। सुदर्शन पटनायक ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सुधार के लिए जो भी काम किए, वो उसके लिए उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 11 साल हो रहा है और 11 साल में उन्होंने जो देश के लिए किया है, उनको अलग अलग तरीके से सब लोग अभिनंदन ज्ञापन कर रहे हैं। हम लोग एज एन आर्टिस्ट हमारे ये कला के माध्यम से उनको अभिनंदन ज्ञापन करने के लिए सर्टिफिकेट दिए हैं। और अब खबर बिहार में सियासी घमासान की। चिराग पासवान के एक बयान से बिहार में सियासत में हलचल बढ़ गई है। आरा में आयोजित एलजेपी की रैली में चिराग ने चुनाव लड़ने का संकेत तो दिया, साथ ही ये भी कहा कि वो बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बयान के बाद सियासी सस्पेंस और बढ़ गया है। मंच से चिराग ने बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात की और कहा कि उनका सपना है कि किसी भी बिहारी को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके बाद चिराग ने ऐलान किया कि वो बिहार की 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ेंगे। एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। चिराग ने 243 सीटों पर अपने चेहरे के जरिए एनडीए को मजबूत करने का दावा तो किया, लेकिन इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो किस सीट पर लड़ेंगे। हालांकि मंच से कहा कि इसका फैसला जनता करेगी और पार्टी कह रही है कि अब गेंद चिराग के पाले में है। सब अपना अपना लिख करके हमारे पास कह रहे हैं कि चिराग जी को कहिए कि हमारे यहाँ से लड़ा, हमारे हमने सब डॉक्यूमेंट्स आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दिया है। अब वो निर्णय लेंगे कि कौन सा विधानसभा चुनेंगे। तो एक और तो चिराग पासवान ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर बिहार का सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो गया है। सुनिए। एक और बिहार में चिराग पासवान ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिस पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने निशाना साधा है। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा है और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं, तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि
आधे सीट पर लड़ते, उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जेडीयू ने तो चिराग पासवान के सभी सीट पर चुनाव लड़ने वाले बयान को अलग ही एंगल दे दिया। कह दिया कि चिराग पासवान का बयान एनडीए को लेकर है। चिराग पासवान जी ने क्या कहा? चिराग पासवान जी ने कहा 243 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लड़ेंगे। बीजेपी ने भी चिराग पासवान के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और दावा किया कि एनडीए मजबूत है। चिराग पासवान जी वो हमारे बड़े प्रिय भाई हैं, हमारे एनडीए के वो बहुत महत्वपूर्ण घटक दल हैं। उनको अपना फ्यूचर तय करने का पूरा अधिकार है, मगर जो भी बातें आ रही हैं वो एनडीए के फोरम पे भी होती हैं। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने तो चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे दी। चिराग जी में हिम्मत तो आए, वैशाली की धरती और हाजीपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखाए। हाजीपुर की धरती को रामविलास पासवान जी कहते थे कि हमारी माँ है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 10 जून को प्रस्ताव पेश कर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की जाएगी और सेना की तारीफ की जाएगी। लेकिन इन सब में इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं होगा, जिस पर अब बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसके शुरू होने से पहले ही बड़ा विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। दरअसल ममता बनर्जी सरकार इस सत्र में एक प्रस्ताव पेश करने वाली है, जिसे लेकर बीजेपी ने नाराजगी जताई है और अब इस पर विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल ममता सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने वाली है। 10 जून को विधानसभा में प्रस्ताव पेश होगा। प्रस्ताव में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की जाएगी। प्रस्ताव में सेना की कार्रवाई की तारीफ की जाएगी, लेकिन सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र प्रस्ताव में नहीं होगा। प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं होने की जानकारी भले ही सूत्रों के हवाले से सामने आई हो, लेकिन बीजेपी ने इस पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी और इसे ममता सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना लिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने 24 उत्तरी परगना जिले में ममता सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जो भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उन्हें ममता बनर्जी संरक्षण दे रही हैं। जितना भी एंटी इंडियन फोर्स है, सबका संरक्षण पहले सीपीएम देता था, अभी ममता बनर्जी खुल करके दे रहा है। और भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ पर गाड़ियों की भारी संख्या से जाम के हालात पैदा हो गए, जिससे लोगों की मुश्किलों में इजाफा होता दिख रहा है। देखिए, तस्वीरें देहरादून मसूरी हाईवे की हैं, जहां पर भीषण जाम लगा दिख रहा है। गर्मी से निजात पाने की कोशिश में बड़ी संख्या में लोग मसूरी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में गाड़ियों की बड़ी संख्या से उन्हें जाम की मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा है। धर्म नगरी हरिद्वार का भी हाल ऐसा ही है, जहां हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी दिख रही है। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती दिख रही है। लोग घंटों जाम में फंसने से परेशान हो रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भी हालात जुदा नहीं है। यहाँ भी गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में लोग कारबेट पार्क का रुख कर रहे हैं। हजारों की संख्या में गाड़ियों के पहुँचने से यहाँ भी हालात खराब होते दिख रहे हैं, जहाँ 10 किलोमीटर लंबे जाम में कई घंटों तक लोग फंसे रहे। पहाड़ों की रानी मसूरी में गर्मी की छुट्टी मनाना लोगों का सपना होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से मसूरी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली की तस्वीरें भी अलग नहीं है। लोगों के पहाड़ों का रुख करने की वजह से कुल्लू मनाली के कीरतपुर में लंबा जाम लग गया। बड़ी संख्या में गाड़ियां कतार में लगी दिखाई दी और पर्यटक जाम से परेशान दिखे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से शिमला कालका नेशनल हाईवे पर परवाणु बैरियर के पास जाम के हालात बन गए। यहाँ भी लोग जाम से परेशान होते दिखे। और भीषण गर्मी में आपने एसी ट्रेन में रिजर्वेशन कराया हो, लेकिन आपकी बोगी का एसी काम ही नहीं कर रहा हो, तो क्या होगा? जरूर आपका गुस्सा फूट पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हुआ लोकमान्य तिलक ट्रेन के यात्रियों के साथ, जिन्होंने वाराणसी में इसे लेकर जमकर हंगामा किया। देखिए, वाराणसी जंक्शन पर हो रहा यह हंगामा किसी और बात पर नहीं, बल्कि एसी खराब होने को लेकर बरपा है। लोगों का आरोप है कि मुंबई जाने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन में उन्होंने थर्ड एसी का टिकट अपने और परिवार की सहूलियत के लिए लिया था, लेकिन पहुंचने पर पता चला कि एसी तो काम ही नहीं कर रहा। ऐसे में ट्रेन की एसी बोगी में बैठे लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो गया। महिलाएं और बच्चे पसीने से तरबतर दिखाई दिए। रेलवे कर्मचारी एसी जल्द ठीक करने का दावा करते रहे, लेकिन वाराणसी पहुंचने तक भी एसी ठीक नहीं हुआ तो यात्रियों का सब्र टूट गया, जिन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी और हंगामा करना शुरू कर दिया।
ट्रेन में सवार लोगों का कहना है कि वो रेलवे को पैसा अपनी सहूलियत के लिए देते हैं, लेकिन अक्सर ही रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। बाहर से ज्यादा गर्मी अंदर है। में बोला जा रहा है कि ठीक होगा ठीक होगा ठीक होगा, बट वो ठीक ही नहीं हो रहा, उसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकला। फिर बोला कि बनारस में ठीक होगा। फिर भी बनारस आए हम के बाद भी वो गाड़ी चलाए जा रहे हैं, फिर हमें चैन खींचना पड़ा।